नमस्ते। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ खुशबुएं हमें वक्त के पार ले जाती हैं? मेरा नाम आपका नाम है और आज इस पहली वीडियो में मैं आपको किसी किताबी रेसिपी की दुनिया में नहीं बल्कि अपनी उस पुश्तैनी रसोई के आंगन में ले जाऊंगा जहां एक ऐसी चीज पक रही है जिसे पकते हुए देखने मात्र से ही आपकी रूह तृप्त हो जाएगी। इसमें कोई महंगे मसाले नहीं है, बस मिट्टी की सोंधी महक और वो एक गुप्त तरीका है जिसे आज की पीढ़ी लगभग भूल चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा छोटा सा एहसास है जो एक साधारण से मटन को एक ऐसी विरासत बना देता है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज सिर्फ खाना नहीं, यादें पक रही हैं। अगली स्टेप, क्या आप चाहेंगे कि मैं एक पुराना शहर, तंग गलियां और उन गलियों के अंत में बना वो पुश्तैनी मकान जिसकी दीवारों से आज भी पुराने मसालों और लकड़ी के धुएं की महक आती है। शाम का धुंधलका गहराने लगा है और आसमां पर स्याही सी घुलने लगी है। आज उस आंगन में फिर से वही लोहे की पुरानी कढ़ाई चढ़ने वाली है जिसमें मेरे दादाजी के जमाने से मटन पकता आया है। इसे जंगली मटन कहें या शिकारी गोश्त, पर हमारे लिए तो ये वक्त की एक ऐसी मशीन है जो हमें हमारे पुरखों के दौर में ले जाती है। 10 मिनट की ये दास्तां सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये उस रवायत के बारे में है जहाँ मसालों से पहले सब्र और मोहब्बत डाली जाती है। चूल्हे में जब पहली लकड़ी डाली गई और माचिस की तीली से आग सुलगाई गई तो वो पहली लपट जैसे किसी पुराने किस्से की शुरुआत थी। तैयारी की शुरुआत बड़ी बारीकी से हुई। बाजार से लाया गया ताजा मटन, जिसका हर टुकड़ा माँ की अनुभवी नजरों से होकर गुजरा था। उन्होंने हमेशा सिखाया कि गोश्त की कुकिंग उसे धोने के तरीके से शुरू होती है। जरा सी भी जल्दबाजी स्वाद बिगाड़ सकती है। पास ही रखे सिलबट्टे पर लाल सूखी मिर्चें और खड़ा धनिया पीसा जा रहा था। पत्थर पर पत्थर के रगड़ने की वो आवाज और उससे उठती तीखी सौंधी खुशबू पूरे घर में एक अजीब सा रोमांच पैदा कर रही थी। आजकल के ब्लेंडर और मिक्सर वो रूह कहाँ से लाएंगे जो माँ की कलाई की ताकत और उस पत्थर की ठंडक से निकलती है। कढ़ाई में जब पीला सरसों का तेल डाला गया और वो गर्म होकर धुआं छोड़ने लगा तो लगा जैसे रसोई को अपनी जान मिल गई हो। सबसे पहले तेल में गए कुछ साबुत मसाले, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची। उनकी चटकने की आवाज ने ये ऐलान कर दिया कि आज कुछ बहुत खास होने वाला है। फिर डाला गया ढेर सारा बारीक कटा प्याज। प्याज को भूनना एक कला है। उसे तब तक चलाया गया जब तक उसका रंग उस पुरानी हवेली की ईंटों जैसा गहरा सुनहरा न हो जाए। मटन के उन गुलाबी टुकड़ों को जब उस कड़कड़ाते हुए तेल और प्याज के बीच डाला गया तो उठने वाली वो छन छन की आवाज किसी ठंडी रात में बजने वाली शहनाई जैसी थी। माँ ने लकड़ी के उस पुराने पलटे से मटन को भूनना शुरू किया। भुनाई, यही तो इस डिश की जान है। जितना ज्यादा गोश्त को उस आंच पर रगड़ा जाएगा, स्वाद उतना ही गहरा होता जाएगा। जैसे जैसे मटन अपना पानी छोड़ने लगा, माँ ने उसमें वो सिलबट्टे पर पिसा हुआ लाल मसालों का लेप डाल दिया। देखते ही देखते कढ़ाई का रंग सुर्ख लाल होने लगा, जैसे डूबते सूरज की लाली उस लोहे के बर्तन में उतर आई हो। अदरक लहसुन का वो ताजा कुचला हुआ पेस्ट जब मसालों के साथ मिला तो उसकी खुशबू ने पड़ोसी के घर तक दस्तक दे दी। इस मटन में कोई काजू का पेस्ट नहीं था, कोई क्रीम नहीं थी, बस वही सादे मसाले थे जिन्होंने अपनी सादगी से एक बादशाहत कायम की थी। चूल्हे की आग को अब थोड़ा धीमा कर दिया गया। लकड़ी के कोयले की जो लाल चमक होती है वही इस मटन को अंदर तक गलाती है। वो धीमी आंच, वो ऊपर तैरता हुआ तेल और मसालों की वो परत, इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई कलाकार अपनी मास्टरपीस पेंटिंग तैयार कर रहा हो। अब वक्त था सबसे मुश्किल काम का इंतजार। मटन को ढक दिया गया और उसके ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया गया ताकि भाप का एक कतरा भी बाहर न निकल सके। हम सब भाई बहन उसी चूल्हे की तपिश के पास सिमट कर बैठ गए। बाहर सर्दी बढ़ रही थी, पर आंगन में उस जलते चूल्हे और माँ की बातों की गर्माहट थी। माँ सुनाती थी कि कैसे उनके पिताजी मिट्टी के गड्ढे में गोश्त दबाकर पकाते थे और कैसे वो स्वाद आज भी उनकी यादों में महकता है। वो 1.5 घंटा इंतजार का नहीं, बल्कि पुरानी यादों को फिर से जीने का था। जब मटन गल रहा था तो उसकी खुशबू धीरे धीरे भारी होने लगी थी, एक ऐसी महक जो भूख को एक जुनून में बदल देती है। आखिरकार वो लम्हा आया जब ढक्कन हटाया गया। भाप का एक सघन बादल उठा जिसने माँ के चेहरे को अपनी आगोश में ले लिया। जब वो धुंध छंटी तो कढ़ाई के अंदर का नजारा देखकर रूह तृप्त हो गई। मटन पूरी तरह पक चुका था। वो हड्डियों से ऐसे अलग हो रहा था जैसे कोई पुरानी दोस्ती बड़े मान सम्मान के साथ विदा हो रही हो। ऊपर से डाला गया थोड़ा सा गरम मसाला और ताजा हरा धनिया। धनिया की वो हरियाली उस गहरे लाल शोरबे पर ऐसी खिल रही थी जैसे किसी रेगिस्तान में कोई नखलिस्तान ओएसिस मिल गया हो। साथ ही तैयार की गई पतली कागज जैसी रुमाली रोटियां जिन्हें लोहे की उल्टी कढ़ाई पर सेंका गया था।
जब पहली थाली सजी तो कमरे में खामोशी छा गई। गरम गरम रुमाली रोटी का एक टुकड़ा जब उस गाढ़े मसालेदार शोरबे में डुबोकर मुंह में लिया गया तो लगा जैसे जुबान पर इतिहास का कोई पन्ना खुल गया हो। वो तीखापन, वो मटन की मिठास और वो मिट्टी के चूल्हे का सोंधापन, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। उस खाने में माँ का वो पूरा दिन था, उनकी वो कमर की तकलीफ जो उन्होंने खड़े खड़े झेली थी और वो प्यार जो उन्होंने हर मसाले के साथ उसमें फेंटा था। उस रात हमने सिर्फ पेट नहीं भरा, हमने अपनी विरासत को चखा। हमने महसूस किया कि असली स्वाद किसी महंगे मसाले में नहीं बल्कि उस हाथ में होता है जो खिलाने के लिए बना हो। आज जब मैं बड़े शहरों के शोर में कांच की खिड़कियों वाले रेस्टोरेंट में बैठता हूँ और सिग्नेचर डिश के नाम पर सजाया हुआ मटन खाता हूँ तो अक्सर मेरी आंखें उसी धुएं वाली रसोई को तलाशती हैं। मुझे याद आता है वो लालटेन की रोशनी वाला आंगन, वो लकड़ी की आग की चटचट और माँ का वो कहना, थोड़ा और ले ले बेटा, अभी तो बहुत है। वो प्यार अब कहीं बाजारों में नहीं मिलता। वो मटन, वो रोटी और वो आंगन, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो मेरी पहचान है। खाना खत्म हो सकता है पर माँ के हाथों का वो जादू और वो पुरानी यादें हमेशा के लिए हमारी रूह में बस जाती हैं, जो हमें याद दिलाती रहती हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमारा घर कहाँ है। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं स्क्रिप्ट के लिए कुछ इमोशनल म्यूजिक जैसे रबाब या सरोद की धुन के टाइम स्टैम्प्स बताऊं?